हमारे माशरे में जहां कई फरसूदा जराइम खुलेआम हो रहे हैं, वहीं रेप और अगवा जैसे शर्मनाक गुनाहों से भी छुटकारा नहीं। आज बनाम सरकार में जो केस हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उसमें भी शर्म हया और माशरती इक़दार को बालाए ताक रख दिया गया कि शर्म से सर झुक गए। मुद्दई नसीम बेगम के मुताबिक उनकी बेटी रमशा को मुल्जिम राना ने अपने साथियों के साथ अगवा किया और कई दिन तक जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा। एक दिन रमशा इस माहौल से भागने में कामयाब हो गई। आइए देखते हैं इस केस की मजीद तफसीलात। ये केस अपनी नौयत के एतबार से अगवा और जना बिल जबर के दीगर केसेस से कुछ मुख्तलिफ और हैरान कुन मराहिल से गुजरकर वाक़या हुआ। मुदय्या नसीम बेगम के मुताबिक कुछ अरसा पहले उनके घर में चोरी की वारदात हुई। कांस्टेबल राना तस्लीम, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर रमशा को अगवा किया, उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन टीम के हमरा मुदय्या नसीम बेगम के घर आया और उसने अपने हमदर्दाना रवैये से उन्हें अपना गर्विदा बना लिया। यहाँ तक कि मुस्तकिल घर में आना जाना हो गया। राना तस्लीम को नसीम बेगम अपना बेटा समझने लगी और वो उन्हें माँ कहता था। लेकिन सांप को जिस कदर भी दूध पिलाया जाए, मौका मिलते ही डंक मारने से बाज नहीं आता। इस केस में मुदय्यान की जानिब से 12 मुल्जिमान को नामजद किया गया। राना तस्लीम ने कराची की रिहायशी रमशा को अगवा किया और कुछ रोज जिनसी ज्यादती के बाद 82,000 में सादकाबाद के रिहायशी मुल्जिम सचला के हाथों बेच दिया। पर्दा फरोशी, अगवा और जना बिल जबर के 12 मुल्जिमान में से 4 मुल्जिमान शहरियों की इज्जत और माल के मुहाफिज कांस्टेबल राना तस्लीम, खैरुल बशर, नूर आलम और एक खातून नूर बेगम को जेल की सलाखों तक तो पहुंचाया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इन्हें जमानत पर रहा कर दिया गया। सचला और दीगर 8 मुल्जिमान को 2007 से आज तक पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। नाम रमशा, वालिद का नाम मोहम्मद अली उर्फ काला चांद, उम्र 20 साल, इलाका लांडी कराची, नाम नसीम बेगम, शौहर का नाम मोहम्मद अली उर्फ काला चांद, उम्र 50 साल, इलाका लांडी कराची, नाम राना तस्लीम, वालिद का नाम दीन मोहम्मद, उम्र 39 साल, इलाका लांडी कराची। देखिए ब्रेक के बाद। मैंने उनसे बात की कि इस तरह नहीं हो सकते, आपसे इसके साथ जरा हमारा तो कुछ मदद करें आप। राना ने शादी करने का प्रोग्राम बनाया ना, जब आपको पैसे वगैरह देके फिर उनकी बहन के साथ उन्होंने ज्यादा की उसमें उसका। इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जब वही इज्जत और आबरू दांव पर लगी हो तब क्या गुजरती है, आइए जानते हैं मुद्दई रमशा की मां नसीम बेगम से। बेटी आपकी गायब हुई, हुआ क्या? कहाँ से गायब हुई थी? घर से बाहर नहीं गई थी, घर से गायब हुई थी। घर से लेकर असला दिखाकर चला। ये आपकी आंखों के सामने हुआ था? मेरे सामने मैं से निकल ले गया। ये राना तस्लीम
किचन में भेज दिया, फिर हमने चाय लेकर आती फौरन दूसरे कमरे में चली गई मेहमान आने से, फिर उसको बस उसने बोट में लेकर निकलने की बाहर निकल रही थी, अम्मी आ गई किचन से, फिर तो आप चश्मदीद गवाह भी हो, आपने देखा है अपनी आंखों से? तो यहाँ बता दी मैंने। तो फिर उसके बाद हुआ क्या? इसके बाद रह गया, तो ये जो राना तस्लीम ये कहता है कि आपने इसके खिलाफ ये लिखवाया था कि आपको शक है कि इसने उठाया। नहीं है, हाँ। सब नहीं है। इनका जो था हाँ तस्लीम ले गया मेरे के। 2 साल वो शेख फराशी उससे ये दोनों मिले हुए था, बस उन्होंने हम लोगों के साथ कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की थी, उनके साथ कार्रवाई ना की थी उन्होंने। मैंने उनसे बात की कि इस तरह नहीं हो सकते, आप तो इसके साथ जरा हमारा तो कुछ मदद करें आप, हुकूमत आपको बिठाए, कानून के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, इस तरह नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं हमें शक नहीं, हमने कुछ देखा, हमने खुद देखा, मैंने कुछ रास्ते में देखा, उसको आवाज़ भी दी। और फिर कितने टाइम के बाद बेटी आपकी मिली? 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद। तो यहाँ कितना अरसा रही और फिर वहाँ कहाँ इसको ले गए थे? बाहर शहर बेच दिया था? हाँ उसने बता भी दिए ना। कौन से शहर लेके गए थे? यहाँ पता नहीं, पंजाब बता दिया। मैंने तो पता नहीं। सही। तो और वहाँ ले जाके उसको बेच दिया था? भेज दिया। तो फिर वो वापस कैसे आई थी? वहाँ से भाग के आ गई थी। कहता है कि बयान दे दिया बेटी। भाग के आई, भाग के आ गई। नहीं रहना तुम दिया हुई तो जिसको बेचे उसने इसने किरिंग में बैठा दिया बोला मेरी बेटी नहीं रहनी है। तो फिर बाद में उसकी शादी भी हो गई थी? यहाँ ही हुई, अम्मी ने शादी कर दी, उन्होंने राना ने शादी करने का प्रोग्राम बनाया ना, जब आपको पैसे वगैरह लेके फिर हम बहाना तारीख दी जाती है 1-2 दिन के बाद, आज तारीख कल तारीख कह रहे इनके साथ उनको निकाह करवा देंगे। अम्मी कह रही कि हम नहीं कर सकते इनके साथ, मुजरिम के साथ निकाह नहीं सकते, अगर हमारे बोलो तो हमारे साथ खर्चा पूरा कर सकते तो पहले वो लेकर के चली गई, उसको बताना चाहिए मैंने इसको निकाह कर क्या है, बस सारा क्लोज वगैरह कहते के सामने उसको लेकर आ जाओ, नहीं दिखा रहे थे। सही, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे सजा देने ताकि मुजरिम गिरफ्तार करने ताकि। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आती, राना तस्लीम का तो समझ में आता है कि वो आपके घर आया, पिस्तौल दिखाई, उठा के ले गया। मुझे सिर्फ ये बताइए नूरुल बशर और नूर आलम इन दोनों का क्या ताल्लुक है? बहन के साथ उन्होंने जुल्म ज्यादती की, उसमें उसका वो भी थे दोनों मिले हुए? इन्होंने क्या ये राना तस्लीम मेरे और मेरे दादी और ये दोनों भी थे साथ? नहीं सारा लोग इन्होंने पहले हमारे घर में डाका डाली थी, उसके बाद राना तलाशी के लिए घर आए, उसके बाद उसका आना जाना हो गया राना का, उसने माँ बाप बनाया था, फिर वो आना जाना करके 2-3 साल तक 3 साल बाद पहले धक्का डाला, चोरी किया, मारा किया, वो सुना ले गया, पैसे ले गया। ये तो आपके मोहल्ले वाले हैं, वो कहते हैं कि आपस में बहुत लड़ाई वड़ाई थी इसलिए आपने ये इल्ज़ाम लगाया? नूर बशर कह रहा है कि मोहल्ले में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। कौन कह रहे मेरे सामने बोलो। अपने आपको कसूरवार नहीं ठहराते, दूसरे को वो इल्ज़ाम लगा देते, फंसाने के चक्कर में खुद फंस गई और दूसरे को फंसाने के बहुत गंदा लोग है। तो ये केस कितने अरसे से चल रहा है? हमारे यहाँ 2007 से चल रहा है। इसमें तीन मुल्जिमान को सजाएं भी हुई हैं, 2-2, 3-3 साल की ना? नहीं 3 साल नहीं है, 1 साल है। वो राना 3 साल है। सिर्फ वो ये नहीं, ये 1 साल तक जेल में रहा, राना का 2 साल है ना, पहले उसने 7-6 तो फिर ये लोग बेल पे छूट गया है क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा इस केस को? और पता नहीं कैसे वो सुप्रीम कोर्ट में हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी एप्लीकेशन भेजी है, हाई कोर्ट में मैंने किया। और अभी आपकी वकील जो है वो क्या कह रही हैं, कितना लगता है आपको कि सज़ा मिलेगी मुल्जिमान को? अभी उसने अभी हमारा बयान होंगे, उसके बाद ही उनकी सजा कितने साल तक होगी सुना देंगे जज तक, अभी नहीं पता। वैसे ही जो FIR है इसमें कितने लोग नामजद हैं? सिर्फ राना का ही था। सिर्फ ये? हाँ, बहन ने और चालान में किस किस का नाम है? चालान में बहन ने जिनका नाम बताया उनका नाम पता हो। नूर बशर, नूर आलम। बहन ने आके यहाँ पुलिस वालों ने और तो ये सब आपके मोहल्ले के लोग हैं सारे? नहीं मोहल्ले के लोग मोहल्ले के बगैर भी बाहर भी मोहल्ले के बाहर के भी? मेरे खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ FIR भी काटी, उसने भी उसने कैरासी कुने किया मैंने
मैं जब हम लोग पूरा पाकिस्तान उन्हें गया, हम इसमें मजदूर चोरी ही नहीं, हाँ। इसीलिए तो हमारे खिलाफ वो कुछ करके कुछ कर पाए, कुछ करके कुछ पाया नहीं उसने। तो अभी ये जो जितने अदालत के चक्कर लग रहे हैं और यहाँ बार बार तक लेकर आ गई ना हमें इसने, हाँ, अभी इसमें क्या हुआ वही वही अभी अब तक ये इस केस में कितना पैसा खर्च हो चुका है? इतना छोटा है, ये बड़ा हो गया। कितना पैसा खर्च हो गया अब तक इसमें? बहुत ज्यादा, हिसाब किताब ही नहीं है। तो आपके घर में कमाने वाला कौन है? कमाने वाला नहीं है, आपको कमाते बुढ़ा है। क्या करते हैं वो? तो मजदूरी करता है, समुद्र में मछली मारता है। ये एक वक्त खाना है, तीन वक्त भूखा है लेना। देखिए ब्रेक के बाद बेगुनाही के अंदर 3 साल मैंने अंदर काटे और अभी तक 4-5वां साल चल रहा है। मेरे केस का कोई फैसला नहीं हो पा रहा। जो बंगाली हम नाम से लोग होते हैं, जराइम पेशा नाम से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सिला मिल रहा है। इन्होंने बोला इनके खिलाफ तुम लोग गवाही दो। हमने बोला हमने देखा नहीं, हम कैसा गवाही देंगे बेगुनाह। यहाँ तो इंसाफ की कोई चीज़ तो हमें तो नज़र तो आता ही नहीं है। इस केस के नामजद मुल्जिमान पे जो इल्जाम आयद किया गया है वो एक संगीन नौयत का है। आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं कि उनका अपनी सफाई में क्या कहना है। नाजरीन, इस केस के नामजद मुल्जिमान इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मेन अक्यूज राना तस्लीम साहब हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं इस केस के बारे में। राना साहब, ये बताइए कि आपके ऊपर जो ये इल्ज़ाम है कि इस लड़की के साथ आपने पहले इसको अगवा किया, फिर इसके साथ ज्यादती की और फिर इसको आपने बेच दिया, इस पूरे केस की तफसीलात आपके मुताबिक क्या हैं? इस औरत ने पहले एक पता दरख्वास्त दी थाने के अंदर कि मेरी बेटी लापता हो गई, गुम हो गई है। घर से एक बुरखा, 4 जोड़े कपड़ों के सैंडल वगैरह गायब है, जिसके मतलब हम अपने रिश्तेदारों के घरों पे तलाश कर रहे हैं इधर उधर। 1 महीना 4 दिन के बाद यही औरत आ रही है और कह रही है कि राना तस्लीम पे हमें शक है। इन्होंने एक दरख्वास्त दी थाने के अंदर, जिससे मुझे थाने में SHO शेख कुरैशी ने तलब किया और मुझसे मालूमात की। आप पे इन्होंने दरख्वास्त दी है, आपने ऐसा किया। मैंने बोला ऐसा तो कोई मैंने नहीं, मैं तो ऑन ड्यूटी कर रहा हूँ, आप मेरा रोजनामा चेक कर लें। 23 जनवरी का ये वाक़या बतला रही है, पौने 9 बजे का, जबकि 7:20 में मेरी SHO अजीज़ अहमद साहब के साथ रवानगी है रोजनामचे के अंदर। तो बाद में फिर इस औरत ने एक इलाका कमेटी, मोहल्ला कमेटी बिठाई, पंचायत कमेटी बिठाई, वहाँ पे मुझे भी बुलाया गया। वहाँ पे पंचायत कमेटी ने बोला कि आप हलफ उठा के कहती हैं कि आपकी बेटी को ये लेके गया, तस्लीम राना लेके गया। तो बोली मैं कुरान नहीं उठाऊंगी, अगर ये मुझे मुतमईन कर दे कि ये हमारे साथ हमारी बेटी को तलाश करने में मदद करेगा तो हम ये केस वापसी ले लेंगे अपना। तो फिर इसने जाके थाना लांडी के अंदर जो दरख्वास्त दी थी उसमें लिखवाया कि मेरी बेटी जो कि गुम हुई है, जो मैंने राना तस्लीम के खिलाफ दरख्वास्त दी है वो मैं वापसी लेना चाहती हूँ। 1 महीना 4 दिन के बाद इस औरत ने जाके मेरे खिलाफ कि मुझे शक ही है कि राना तस्लीम मेरी बेटी को अगवा करके ले गया है। मुझे ये बताइए, लड़की कितने अरसे के बाद फिर मिली? फिर लड़की 11 महीने के बाद माँ बाप खुद लेके आ गए पुलिस वालों के पास। बोला कि जी ये हमारी बेटी सादकाबाद से आई है और जो कि एक सचरा नामी आदमी के साथ शादी की हुई थी इसने, तो वो निकाहनामा और तलाकनामा दोनों मौजूद हैं अदालत में। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ मुझे ये समझ नहीं आता, आप कहते हैं कि आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप पे इल्ज़ाम क्यों लगाया गया? सर असल में मैं एक ऑनेस्ट पुलिस वाला हूँ। मैंने बहुत से जराइम पेशा अनासिर को वहीं उसी इलाके के बहुत से जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की है और जो बंगाली हम नाम से लोग होते हैं जराइम पेशा अनासिर, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सिला मिल रहा है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो हमारे यहाँ का एक रुझान है कि आम आदमी जो है वो पुलिस से डरता है, पुलिस से घबराता है, तो आपके खिलाफ एक औरत और उसकी बेटी, आपके खिलाफ ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? सर मैं लांडी छत्तीजी शरीफ कॉलोनी 16 नंबर गली का रहायशी था। कोई भी शख्स ये कह दे कि इस आदमी से हमें कभी कोई परेशानी हुई या कोई इसका लूज करैक्टर देता है, तो जो सज़ा कसूरवार हुआ उसका मैं दूँगा। ये बताइए कि आपने इस केस में जेल कितनी काटी है? सर मैं 3 साल सेंट्रल जेल कराची में रह के आया हूँ और बेगुनाही के अंदर
3 साल मैंने अंदर काटे और अभी तक 4-5वां साल चल रहा है, मेरे केस का कोई फैसला नहीं हो पा रहा। अब आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाई कब तक चलेगी, अदालत का फैसला कब तक आएगा? सर मैं मौजूदा अदालत से मुतमईन हूँ कि जो भी करेंगी अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो बेहतर करेगी और मुझे इंसाफ की ज़रूरत है और मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरा केस इतनी जल्दी सॉल्व होगा। इस केस के बाकी दो नामजद मुल्जिमान भी मेरे साथ मौजूद हैं, नूर आलम और नूरुल बशर। इनसे बात करते हैं। आप मुद्दई के पड़ोसी हैं? जी बिल्कुल, आमने सामने रहता हूँ मैं। अच्छा, इस केस में मेन अक्यूज जो हैं वो राना है, और तो आप पड़ोसी हैं, आपको क्या लगता है आपको क्यों इस केस में मुलविस किया गया? असल में मैं हम लोगों से पहले भी इनसे झगड़ा था बच्चों के बारे में, और जब इनसे केस हो गए थे फिर इन्होंने बोला इनके खिलाफ तुम लोग गवाही दो। हमने बोला हमने देखा नहीं, हम कैसा गवाही देंगे बेगुनाह, हम गवाही नहीं दे सकते। फिर हमारे भी इन्होंने केस में नामजद किया हुआ, फिर हमें गिरफ्तार करके तकरीबन 2 साल जेल में रहा। छोटा छोटा बच्चा, बहुत परेशानी भी हुआ था हमारे बच्चों की घरवाले को। तो आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं आप इसमें आपका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ घरेलू झगड़ा था, कोई आपस की लड़ाई थी, इसकी वजह से जो है उन्होंने आपका नाम दिया है? नाम दीजिए और गवाही भी देने के लिए कहा था, इनके खिलाफ गवाही भी देने के लिए कहा था। तो हमने नहीं दिया, हमने बोला नहीं देगा, हमने कैसा गवाही दे सकते। तो फिर जैसे आप बता रहे हो वो तो ये बनता नहीं है कोई केस, तो आपने 2 साल फिर जेल कैसे काटी? यहाँ इंसाफ कहाँ, इंसाफ तो क्या करे। अच्छा, आप इस बारे में क्या कहोगे, क्योंकि आपका भी नाम इस FIR में है, एक पड़ोसी से लड़ाई हो सकती है, 2 से लड़ाई हो सकती है, आपका भी नाम है, तो पूरे मोहल्ले से कैसे लड़ाई थी? जब ये वाकया हुआ है, इसको कोई गेम खेलना था, फिर ये इन्होंने अपनी बेटी को क्या कहते हैं किसी और जगह बेच के शादी करा के फिर हम पर क्या कहते हैं ज्यादती का इल्ज़ाम लगा। तुम्हें इस केस में जेल काटी? हाँ, जेल काटा हूँ। कितना अरसा जेल में रहे? हाँ, 2 साल जेल काटे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या उम्मीद है अदालत से? भाई देखो, ये तो आप लोगों को भी पता है, सारे क्या कहते हैं आवाम को पता है यहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता। यहाँ तो इंसाफ की कोई चीज़ तो हमें तो नज़र तो आता ही नहीं है। अगर इंसाफ होता तो हम इससे पहले UC नाज़िम, हम DIG IG सब जगह हमने भागदौड़ किया है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। देखिए ब्रेक के बाद। मैंने मुलज़िम राना तस्लीम को गिरफ्तार किया। पहले तो किसी ने नहीं बताया लड़की ने, फिर बाद में जब बाजियाब हुई तो उसने मौजूद कोर्ट में जाके इनके नाम बताया कि इन लोगों ने फर्दन मेरे साथ ज्यादती की। मेरी तो आखिर हद तक कोशिश होगी कि मैं मुलजिमों को कैफे रकीबदार तक पहुंचाऊं। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं सईदुल्लाह साहब। आइए देखते हैं उनकी तफ्तीश क्या कहती है। 23/1/2007 का वक़्त है कि सुबह 7:15-8 बजे हदूद इलाका थाना लाडी में लड़की एक रिमशा है घर से गुम हो गई थी। इसकी पहले गुमशुदगी लिखी गई थी, उसके बाद पहले FIR कटवाई गई थी। अब वो 11 जना को ख़त्म करके फिर दूसरी FIR कटवाई गई थी 63/2007 बुजुर्ग नंबर 365B मोरखात 29/3/2007 को कांस्टेबल राना तस्लीम के खिलाफ। मैंने मुलज़िम राना तस्लीम को गिरफ्तार किया, जेल कस्टडी हो गया, लड़की की तलाश में रहे। फिर काफ़ी दिनों बाद बाजियाब हुई। उसने 164 का बयान दिया है, उसका मेडिकल करवाया, उसका 164 का बयान कोर्ट में कलमबंद करवाया, जिसने मुलजमान के नाम राना तस्लीम, अब्दुल जब्बार मुसम्मा नूनार बेगम, कमाल हुसैन मुर्गीवाला, अब्दुल हमीद, नूर आलम, खैरुल बशर, मोहम्मद रफ़ीक, जाकिर और जागिर, मोहम्मद इलियास, नूरुल बशर और सचला वगैरह का नामजद किया कि इन लोगों ने मुझे प्री प्लान से यहाँ से अगवा करके कार में बिठा करके पहले मुझे साहिल समंदर पे लेकर गए, फिर मुझे न्यू कराची लेकर गए। न्यू कराची से फिर ये लोग मुझे सादकाबाद में 82,000 रुपये का जाकर फ़रोख्त किया और 82,000 रुपये में सचले ने मुझे ख़रीद करके मेरे से निकाह कर लिया। 6-7 महीने के बाद इसने जब सारी उसको कहानी बताई कि मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, तो फिर उसने तलाक देकर इसको बाई ट्रेन रवाना कर दिया। यहाँ पे कराची पहुँची तो इन लोगों ने फिर उसको किडनैप कर लिया। फिर उसका कहना कि मेरे से जो चीज़ें थीं, पैसे थे या कोई और कोई
ऐसी चीज़ें थी वो मेरे से छीन ली उन्होंने। ये लोग वहीं के रहायशी हैं। राना तस्लीम उस इलाके का चौकी इंचार्ज था, जिससे इलाके के लोग बड़े खौफजदा थे। पहले तो किसी ने नहीं बताया लड़की ने, फिर बाद में जब बाजियाब हुई तो उसने मौजूद कोर्ट में जाके इनके नाम बताया कि इन लोगों ने फर्दन मेरे साथ ज्यादती की है जी। राना तस्लीम का बड़ा चर्चा है उस इलाके में। जो उसने बताया हमने लिखा और मालूमात भी की है। उन्होंने कहा कि वाकई ये लोग नौसरबाज किस्म के लोग हैं, लोगों को हरासा परेशान करते हैं, इस वजह से काफ़ी लोगों के मुंह बंद हैं। लड़की और एक गवाह है, उसके अलावा बाकी सब ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। पहले जो FIR कटी थी 42/2007 जी, अब वो पहले की थी ASI रशीद अहमद सुलंगी साहब ने, फिर इंस्पेक्टर मुबीन अहमद खान साहब ने की थी। उन्होंने शहादत सामने ना आने पे उसको पर्चे को सी क्लास कर दिया कि पहले वाला कानून ख़त्म हो चुका है, अब वुमन प्रोटेक्शन आ चुका है, हम इसको कैंसिल करते हैं, आप जाकर दूसरी FIR कटवाएं। अब ये ऐसा कोई टिपिकल केस है और वुमन के साथ इतना बड़ी ज्यादती हुई है। अब कभी कोई गवाह आता है, कभी कोई नहीं आता, तो मौजूद अदालत सबको तलब कर रही है, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। कानून के मुताबिक मुलज़मान को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। इस वक्त कंप्लेनेंट लॉयर फरीदा मोटन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम ये बताइए, ये केस आप तक कैसे पहुँचा और इसकी क्या डिटेल्स आपके पास है? हमारे पास ये शुरू से केस था और हम इसको शुरू से डील कर रहे हैं। ये 2007 का केस है और इसमें लड़की के साथ एक पुलिस वाले ने, जो राना तस्लीम है और बाकी अफराद हैं, उन्होंने इसके साथ रेप किया। पहले इसको अगवा किया, स्कूटर पे ले गया और गली के सब बंदे भी इसके गवाह थे, और फिर इसके साथ रेप किया, फिर इसको छोड़ दिया। तो उन माँ बेटी बहनों ने इसके खिलाफ कदम उठाया। जैसे जैसे एब्सकॉन्डर पकड़े जा रहे हैं, जो भागे हुए हैं, तो केस रिपीट हो जाता है, उनकी एविडेंस दोबारा होती है। अब जैसे उसकी माँ कंप्लेनेंट थी नसीम खातून, और फिर उसकी जो विक्टिम है उसका हुआ था, पहले सबके बयान हो गए, बेल भी रिजेक्ट हो गई। अब ऑन द पार्ट ऑफ उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन दिया है कि अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें 3 साल से या ऐसा हो जाओ तो फिर बेल मिल जाओ। उन बेस पे उनको बेल मिली है, बाकी कोई और वजह नहीं। अच्छा, मुलजमान का ये कहना है कि उन पर ये इल्ज़ाम है और उनकी कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने ऐसा काम किया। ये तो गवाह और एविडेंस सबूत है, और विक्टिम का खुद का बयान इसमें खास अहमियत रखता है कि इसमें वो उसके साथ क्या कुछ हुआ। और जो बाकी लोगों पे जिन पे कंप्लेन थी, FIR में नाम नहीं है, लेकिन जो कंप्लेन है उसमें मोहल्ले के कुछ लोगों का भी नाम है। वो 3 तो पकड़े गए हैं ना, 4 हो गए अब मुझे, 1-2 और रह गए। तो उनका इस केस से क्या ताल्लुक है? उन्होंने भी इसके साथ ज्यादती की थी ना, पकड़वाने में, अगवा करने में। तो आपको क्या नज़र आता है, 2007 का केस है और जिस तरह आप बता रही हैं उससे तो पता चल रहा है कि एविडेंस भी है, हर चीज़ सामने है, अब तक क्यों नहीं फैसला हुआ? भाई एब्सकॉन्डर पकड़े जाते हैं ना, तो IO जो है वो एब्सकॉन्डर को जब तलाश करके लेकर आता है तो दोबारा से एविडेंस रिकॉर्ड होती है उस मुलजिम के खिलाफ जो दूसरे, इसलिए ये थोड़ा डिले जा रहा है, वरना पहले सारी एविडेंस रिकॉर्ड हो गई है। आपके ख्याल में सज़ा क्या होनी चाहिए? जो PPC रूल के मुताबिक सज़ा है 376 रेप की, वो मिलनी चाहिए। मेरी तो आखिर हद तक कोशिश होगी कि मैं मुल्जिमों को कैफे के द्वार तक पहुंचाऊं। देखिए ब्रेक के बाद। जब भी किसी के खिलाफ FIR कटेगी तो जेल तो वो जाएंगे। जो कोर्ट में जो एविडेंस आई है, उस एविडेंस के मुताबिक इस मुल्जिम को इस केस के अंदर सजा नहीं मिल सकती। झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी औरत और बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, इंसान नहीं समझता। पुलिस खुद जज बन के बैठी हुई है। डिफेंस लॉयर की दलीलें किसी भी केस का रुख बदल सकती हैं। आइए जानते हैं सैयद लाल हुसैन शाह से कि उनकी इस केस में क्या लीगल स्टैंडिंग है।
सर ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। हमने विक्टिम फैमिली से भी और अक्यूज से भी मुलाकात की और दोनों की बातों में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। आप बताइए आपकी लीगल फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? जो ये इंसिडेंट है ये 23 जनवरी 2007 का ही है, ठीक है जी। और एफआईआर इन्होंने लॉन्च करवाई है 27/2/2007 आफ्टर डिले ऑफ 1 month and 3 days। लेकिन उन्होंने जो एफआईआर कटवाई है, क्योंकि ये एक दूसरे को जानते हैं पहले से, इनके एक दूसरे के घर में आना जाना है। अगर राना तस्लीम इनकी बेटी रिमशा को लेके चला गया तो उन पर यह लाजिम था कि वो ये शुड भी इम्प्लीकेटेड इन दी एफआईआर, लेकिन उन्होंने एफआईआर के अंदर राना तस्लीम को इम्प्लीकेट नहीं किया और उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाई वो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाई। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि जो रमशा की वालदा वो ये कहती हैं कि मेरे सामने गन पॉइंट पे राना जो है वो उठा के लेके गया लड़की को। आप सही फरमा रहे हैं, ये सिर्फ उसका ओरली स्टेटमेंट है। मैं भी तो आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अगर राना तस्लीम रिमशा को गन पॉइंट पे लेके चला गया तो उसकी वालदा का ये काम था कि जब उसने एफआईआर दर्ज करवाई है 1 महीने और 3 दिन के बाद, तो उसने अपनी एफआईआर के अंदर ये वर्ड्स क्यों नहीं इस्तेमाल किए कि मेरी बेटी को फलाना आदमी गन पॉइंट पे लेके चला गया। अब जो उन्होंने फर्स्ट एफआईआर दर्ज करवाई है वो करवाई है 11 जना के अंदर। उसकी ये डिफिनेशन है कि कोई भी आदमी किसी नाबालिग लड़की को जना की नीयत से या शादी की नीयत से लेके चला जाए। जो उन्होंने सेकंड एफआईआर दर्ज करवाई है उसके अंदर भी ये बातें नहीं है। राना तस्लीम का ताल्लुक खुद पुलिस से था जी, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक आम आदमी पुलिस वाले से कितना घबराता है। तो ये इस तरह से कैसे किसी पुलिस वाले के अगेंस्ट आप कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा बना सकते हैं, उस पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं? पुलिस वाले की बात है, वो पुलिस वाला उनके साथ रिलेशन थे। इनकी कोर्ट में एविडेंस हुई है, रिमशा की एविडेंस हुई है, उसकी वालदा की एविडेंस हुई है, उसकी सिस्टर की एविडेंस हुई है। तो उन लोगों ने ये बात एडमिट की है कि राना तस्लीम के साथ हमारे तल्लुकात थे। राना तक तो समझ में आता है, इस कंप्लेन में और लोगों का भी नाम है नहीं, जो कि मोहल्ले वाले हैं। जो इनकी एफआईआर है उस एफआईआर में ये कहते हैं कि एक इनका काउंसलर है, उसने ये देखा कि इसकी बेटी राना मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है। सेकंड एफआईआर के अंदर इन्होंने 6-7 और आदमी को मुलव्वस कर दिया, हालांकि उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो लड़की है रिमशा, ये 23 तारीख को यहाँ से किडनैप होती है और ये 31 को पंजाब पहुँच जाती है। ये अब पंजाब में वहाँ पे एक सचला नामी शख्स है, उसके साथ बाकायदा इसका निकाह हुआ है। अब अगर कोई ऐसी बात होती तो ये जो रिमशा है ये हमसे ये बरामद करते ना। अब ये लड़की हमसे रिकवर नहीं हुई। तो मोहल्ले वालों को का नाम इसमें क्यों है? मोहल्ले वालों के नाम इसमें इसलिए कि हमें वो जो दूसरे कोई एक्यूज़ हैं, नूरुल बशर और एक और है, उसने हमें ये बताया कि इनका हमारे साथ कुछ मामलात थे, कुछ झगड़ा वगैरह हो गया था और इसका एक बच्चा है जो कंप्लेंट नसीमा, तो उस पर कोई चोरी की एफआईआर वगैरह थी। तो ये सारी बातें आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। ये तो जेल जा चुके हैं, ये तीनों आदमी 2-2, 3-3 साल की जेल काट चुके हैं। जब भी किसी के खिलाफ एफआईआर कटेगी तो जेल तो वो जाएंगे। अब जहाँ तक राना तस्लीम की जेल जाने की बात है, तो राना तस्लीम जैसे एफआईआर इसकी लाज हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद ये बेल आउट हो गया था। ये आपके ख्याल में कब तक फैसला आ जाएगा और आपको क्या लगता है आपका केस इतना स्ट्रांग है कि हमारा केस तो ये है कि जो क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, इट शुड बी गो इन द फेवर ऑफ द एक्यूज। हमें तो उम्मीद है कि ये बेगुनाह है और उसको कोर्ट जो है हम जो एविडेंस, जो कोर्ट में जो एविडेंस आई है उस एविडेंस के मुताबिक इस मुलजिम को इस केस के अंदर सजा नहीं मिल सकती। इस वक्त ह्यूमन राइट्स लॉयर जिया ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी साहब, ये बताइए कि हमारे माशरे में अगवा और रेप के केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी जो माइंडसेट है वो फ्यूडल माइंडसेट है, और जब फ्यूडलिज्म और ट्राइबलिज्म जो अपने उरूज पे हो, पार्लियामेंट में भी वो लोग बैठे हों और सारा कंट्रोल उनके पास हो, तो लोगों का जब माइंडसेट होता है तो वो झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी औरत और बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, इंसान नहीं समझता। हमारे यहाँ अभी तक औरतों और बच्चों को इंसानों का दर्जा नहीं मिला, और यही वजह है कि जो औरतों और बच्चों के खिलाफ जो जराइम हैं वो अपने उरूज पर है।
उसकी एक और वजह यह है कि पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मिसाल के तौर पे अदलिया है, पुलिस है, इस तरह की जितने इंस्टीट्यूशंस हैं और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रियां हैं और उनकी पॉलिसीज़ हैं, पार्लियामेंट है, वो फेल हो गए हैं। ये आपको रोज़ाना बढ़ते हुए नजर आते हैं क्योंकि कोई चेक नहीं है। और पुलिस के पास अगर कोई चली जाए औरत और बोले कि मुझे मेरे शौहर ने जख्मी कर दिया है, जख्म है, कानून के मुताबिक तो वो जख्म अगर है तो उसके खिलाफ FIR होनी है। लेकिन पुलिस खुद जज बन के बैठी हुई है, कहेगी कि जाओ ये आपका और आपके मियाँ का मसला है, घरेलू मामला है, लिहाजा आप चले जाओ वापस घर। ऐसी FIR जो कि वाक़ये के 8-9 महीने के बाद दर्ज की गई हो, वो क्या केस को कमज़ोर करती है? FIR का मतलब ही है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब है कि एज क्विक एज पॉसिबल। और ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें उसमें हों जो जुर्म से मुतालिक चीज़ें, बाद में भी बहुत सारी चीज़ों से सामने आ सकती हैं, लेकिन FIR अगर देर से करती है तो नॉर्मली उसका फ़ायदा जो है मुल्ज़िम को मिलता है। हमारे जस्टिस सिस्टम में ताख़ीर क्यों है, इंसाफ मिलने में देर क्यों लगती है, जबकि तमाम सबूत और गवाह जुर्म की निशानदेही कर रहे हों तब भी? देखिए, मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ जो अदल का इंस्टीट्यूशन है उसको हमेशा हुक्मरानों ने अपने दुश्मन के तौर पे लिया। तो हमारी अदालतें मौजूदा वक्ती तकाज़ों के मुताबिक उस तरह डेवलप नहीं हो पाई। और फिर हमारी अदालतों के निज़ाम में चूँकि हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ नहीं की, उनको हमने मॉडर्नाइज नहीं किया, हमने उस पर मॉनिटरिंग नहीं रखी, तो लोअर जुडिशरी में आपको करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो बात यह है कि अदल का निज़ाम उस वक्त डेवलप होगा जब पॉलिटिकल विल मौजूद होगी। सियासी जो क़यादत है वो ये कहेगी कि हमें अपनी जुडिशल सिस्टम को डेवलप करना है। किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है कि स्पीडी जस्टिस हो और तमाम निज़ाम जो अदालती निज़ाम है वो बेहतर हो? क्या चेंजेस करने होंगे फौरी तौर पर? बात यह है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं। पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के पास इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन मौजूद है। बात यह कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा और लोगों की बात को आपको सुनना होगा। आपके पास कंप्लेंट मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो लोग कंप्लेंट करें तो उस पर क्विकली अमल हो। तो बात यह है कि इंसाफ उस वक्त आएगा जब इस कंट्री में रूल ऑफ लॉ होगा, उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। दौलत की चमक, मक्कारी और असर व रसूख से किसी भी वाक़ये को नया रंग देना ये कोई नई बात नहीं है, फिर चाहे ये कोशिश मुद्दई की तरफ से की गई हो या मुल्जिमान की तरफ से। रमशा जैसी कई लाचार हैवानियत का शिकार हव्वा की बेटियां अदालतों के दरवाजों पर अपनी आबरूरेजी का मातम करते दिखाई देती हैं। इंसाफ में ताख़ीर की वजह से मुल्जिमान दनदनाते फिरते हैं। हमारी अदालत से इस्तदा है कि कम से कम ऐसे केसेस में तमाम तर मजबूरियों को पसे पर्दा रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। अपनी मौज़िज़ आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। bs@duniatv.tv। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।